वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के, जो कि सीएसआईआर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे कई बार पार्ट सी पार्ट बी में दोनों में ही एग्जाम्स में आपसे ये पार्ट में सवाल ये पूछे जाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के। लाइक एस कि आपको कोई ट्री दे दिया जाता है और उसमें ट्री में से देख करके बताना होता है कि कौन से दो स्पीसीज़ ज़्यादा आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, कौन से दो स्पीसीज़ ज़्यादा दूर डिस्टेंस वाले हैं, किन के लिए कॉमन एंसेस्टर्स हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपसे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो फाइलोजेनेटिक ट्री का मीन लिटरली क्या है और किस तरीके से आप इससे इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप इससे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, इन सब कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशंस का मेथड है जहाँ पर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एवोल्यूशन पैटर्न होते हैं, जो कि जिस जिस किसी भी एंसेस्टर से वो ओरिजिनेट हुआ है, आप उन ओरिजिनेशन के पैटर्न को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं कि हाँ इस वाले स्पीसीज की जो ओरिजिन हुई है वो किससे ज़्यादा रिलेट करती है। याद रखिए, फाइलोजेनेटिक ट्री सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है, इमेजिनेशन है। यहाँ पे कोई एग्जैक्टली और कोई फैक्ट वाली बात नहीं की जाती है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है मैप के थ्रू दिखाने का कि हाँ कोई भी स्पीसीज है, और अगर उसका ऐसे आप डायग्राम बना करके दे देते हैं तो आप इससे पता लगा पाते हैं कि हाँ ये वाली स्पीसीज इससे डिराइव हुई है या इसके एंसेस्टर्स ये रहे हैं, ये तो स्पीसीज इनके लिए कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इससे निकाल पाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर क्या क्या कॉन्सेप्ट है आज की इस वीडियो में, और आपको जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। फाइलोजेनेटिक ट्री इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया कि ये एक सिर्फ डायग्राम होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि किसी भी स्पीसीज के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करता है, बताता है। मीन्स कि कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है, उसके लिए क्या इंसेस्टर्स रहे हैं और किस तरीके से उसकी ओरिजिन हुई है एमंग द ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताने का क्या करता है, काम करता है। फाइलोजेनेटिक ट्री आर हाइपोथेसिस नॉट डेफिनेट फैक्ट्स। यहाँ पर आपको दिया गया कि फाइलोजेनेटिक ट्री जो होती है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इमेजिन करके बनाया गया क्या होता है, डायग्राम होता है। ये कोई डेफिनेट फैक्ट नहीं होते हैं। एग्जैक्टली आप इसके बेसिस पे ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये वाली स्पीसीज इसी से ही डिराइव हुई है या इसके एंसेस्टर्स यही रहे हैं। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल होती है, हाइपोथेटिकल डेटा होता है। The pattern of a branching in a phylogenetic tree reflect how species or other group evolve from a series of a common ancestor। किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री को देख करके आप उनके ब्रांचिंग पॉइंट को देख करके बताते हैं कि जो भी स्पीसीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन, उनके लिए क्या कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से उनका एवोल्यूशन हुआ है। ओके, द फॉलोइंग ट्रीज कैन बी ड्रॉन इन वेरियस इक्विवेलेंट स्टाइल्स। कई तरीके से आप फॉलोइंग ट्री को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिनका बेसिक जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। इन अ ट्री टू स्पीसीज आर मोर रिलेटेड इफ दे हैव अ मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी ट्री में अगर आपको ये पता लगाना हो कि कौन सी दो स्पीसीज आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेटेड को क्लोज रिलेशन शो करती है, कौन ज़्यादा आपस में सिमिलरिटी ज़्यादा शो करते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि इफ़ दे हैव अ मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। अगर फाइलोजेनेटिक ट्री में जैसे इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका ट्री कोई बनता है कि ये कोई कॉमन पॉइंट है, यहाँ से फिर आपकी ब्रांचिंग हुई, फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ से आपकी ब्रांचिंग हुई तीन इस तरीके से, फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ से आपकी ब्रांचिंग हुई इस तरीके से, यहाँ से ब्रांचिंग हुई कुछ इस तरीके से। लाइक इस तरीके से आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है। तो ये बता रहा है कि आप यहाँ से इधर तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एंसेस्टर्स होते हैं, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, न्यू स्पीसीज होती है, प्रोजेनी होती है। तो ये आपका क्या होगा, फॉरवर्ड पॉइंट होगा, ये आपका क्या होगा, बैकवर्ड पॉइंट होगा। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया कि दे हैव अ मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, मतलब कि अगर किसी भी, सपोज कीजिए कि ये तीनों जो स्पीसीज है, मान लीजिए आपका ए है, बी है और सी है, और अब इन तीनों की ओरिजिन जो बेसिकली कहाँ से हुई है, इसके लिए हुई है। तो इसके लिए जो सबसे रिसेंट कॉमन एंसेस्टर होगा वो कौन होगा, ये होगा। जबकि इसके बाद अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इंसेस्टर्स पाए गए हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे पाए गए। मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर का मतलब ये हुआ कि इस ट्री में, इस दिशा में, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सबसे पहले आपका जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है वो वाले जो पॉइंट होगा उसको आप मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल भी आपको कराएंगे। तो बताया गया है कि दो ऐसे स्पीसीज जिनका कि एंसेस्टर्स बहुत मोर रिसेंटली हो, वो सबसे ज़्यादा आपस में क्या होंगे, क्लोज रिलेटेड होंगे। जबकि जिनके लिए कॉमन एंसेस्टर्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत बैकवर्ड हो, रिसेंट ना हो, तो वो बेसिकली आपस में ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं। Classification system based on the phylogeny organize species or other group in a way that reflect our understanding of how they evolved from their common ancestors।
क्लासिफिकेशंस का ये सिस्टम जो कि फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर बेस्ड होता है या फाइलोजेनी ऑर्गेनाइज होती है स्पीसीज का या अदर ऑर्गेनिजम्स का, उससे हमको ये समझ में आता है अच्छे तरीके से कि वो स्पीसीज या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुआ है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है। सो यहाँ पर आपको कुछ फाइलोजेनेटिक ट्री को लेकर के यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट होता है उसको आप बोलते हैं रूट बोलते हैं। ये आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इससे इस डायरेक्शन में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, दैट इज एंसेस्टर होगा। और ये वाले जो होंगे आपके क्या होंगे, न्यू स्पीसीज होगी या न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट। सो जहाँ से स्टार्ट होता है वो जो पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे, मीन्स एंसेस्टर बोलेंगे। तो मतलब कि इस पूरे ट्री का सबसे पहला जो एंसेस्टर है मीन्स ऑर्गेनिज्म जो होगा आपका क्या है, ये है। अब यहाँ से देखिए आप इससे इससे एक ब्रांचिंग ये हुई, एक कोई ई बना, और दूसरे वाले का ब्रांचिंग आपका यहाँ पे हुआ, फिर इसके बाद ब्रांचिंग आपका यहाँ पे हो रहा है, इससे आपके दो ए और बी बन रहे हैं, फिर इसकी ब्रांचिंग हो रही है सी और डी बन रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे 5 टोटल कुल स्पीसीज हैं, और इन पाँचों स्पीसीज के जो कॉमन एंसेस्टर वो क्या है, दैट इज़ ये है। मान लीजिए ए बी सी डी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो अगर इसका कोई जेड अगर आपका मान लिया जाए तो जेड जो है आपका ऑर्गेनिज्म वो ए बी सी डी ई पाँचों ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर कहलाएगा। अब इन कॉमन एंसेस्टर्स को देख करके भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लगानी होती है। तो पहले इनके सारे नॉमेनक्लेचर को आप जान लीजिए। जहाँ पर ये वाली जो पॉइंट आपको दिखाई दे रही है जहाँ से ब्रांचिंग हो रही है उसको आप ब्रांच पॉइंट बोलते हैं। ये वाला पॉइंट जहाँ से आपका ये ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ है इसको आप एंसेस्टर बोलते हैं। ये जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है इसको आप क्या 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 बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। और ये वाले जो पॉइंट है जहाँ से कि अब फर्दर आपके दो स्पीसीज बने हुए हैं, ये कहलाएगा इन ए और बी दोनों के लिए बेसिकली क्या होगा, मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर कहलाएंगे। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये कॉमन एंसेस्टर किसके लिए, ए और बी के लिए। ये वाला जो पॉइंट होगा वो बेसिकली सी और डी के लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप बोलते हैं कॉमन एंसेस्टर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स फॉर ए एंड बी। वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना होगा मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर फॉर द सी एंड डी। तो इस तरीके से ये इनके कुछ पार्ट होते हैं, और इन पार्ट से आप कैसे पता लगाएं। सपोज कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्पीसीज ए एंड बी या बी एंड सी, इन तीनों में ए बी सी इन तीनों में दो आपस में ज़्यादा किससे रिलेट करते हैं, क्या ए और बी में ज़्यादा रिलेशनशिप है या बी एंड सी में ज़्यादा आपस में रिलेशनशिप है। अगर आपको ये पूछा जाए तो आप इसको कैसे बताएंगे। उसको बताने का देखिए सिंपल तरीका ये होता है कि कोई भी दो स्पीसीज तब आपस में ज़्यादा रिलेशन शो करेगी जब उसके जो एंसेस्टर्स होंगे वो मोस्ट कॉमन होंगे और मोस्ट रिसेंट होंगे। आप यहाँ पे देखिए अगर इस ए और बी की अगर बात करेंगे तो इसके लिए कॉमन एंसेस्टर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। जबकि अगर हम सी को देखना चाहते हैं तो सी के लिए देखिए हमको पीछे आना पड़ेगा, ये यहाँ पर आना पड़ेगा। ये वाला जो ब्रांच पॉइंट है वो आपका ए के लिए भी और सी के लिए भी जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग हुई इसकी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस वाले ब्रांच पॉइंट से ब्रांचिंग हुआ तो फिर आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है। इस वाले से ब्रांचिंग में क्या आपका बन रहा है, बी बन रहा है। मतलब सी और बी इन दोनों के लिए जो कॉमन एंसेस्टर होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और जबकि ए और बी के लिए जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज यहाँ पे होगा। तो आप देखिए मैंने बताया था कि ये जो डायरेक्शन है ये एंसेस्टर से की तरफ जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपका न्यूज की तरफ जा रहा था। मतलब इन दोनों पॉइंट में अगर ये जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं अगर देखा जाए तो मोस्ट रिसेंट कौन होगा, डेफिनेट सी बात है ये वाला रिसेंट होगा, ये वाला क्या होगा, ओल्ड होगा। तो जिनके लिए एंसेस्टर्स ज़्यादा रिसेंट होंगे वो स्पीसीज में सिमिलरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस स्टेटमेंट आपको दिया गया। तो ये वाले एंसेस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो ये आपके ज़्यादा रिसेंट वाले हैं, जबकि ये क्या है आपके थोड़े ओल्ड वाले हैं। तो इनके कंपेरिजन में ये वाला एंसेस्टर क्या होगा, ज़्यादा रिसेंट होगा। तो इससे निकलने वाले दोनों स्पीसीज आपके ए एंड बी हैं, दैट मीन्स ए और बी में ज़्यादा सिमिलरिटीज होगी एज कम्पेयर टू बी एंड सी में। तो आप इसको देख करके बता सकते हैं। अगर आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाए कि इन सभी स्पीसीज में सबसे ज़्यादा डाइवर्जन किस किस स्पीसीज के बीच में है या किस इंडिविजुअल्स के बीच में है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो ई वाले ऑर्गेनिज्म है मीन्स ई इंडिविजुअल जो है उसका जो एंसेस्टर है बेसिकली कहाँ पे सबसे मोस्ट एंशिएंट है, मतलब सबसे पुराना है, रिसेंट नहीं है। तो इसके लिए देखिए इस ऑर्गेनिज्म का जो ब्रांचिंग हुई है यहाँ पे ई बना है, इसके बाद ये सारे बने हुए हैं। तो इन सभी स्पीसीज से सबसे कम जो रिलेशन निकल करके आएगा पर्सनैलिटी किससे आएगा, दैट इज द ई वाले का आएगा। मीन्स ई वाले के लिए जो एंसेस्टर्स हैं सबसे क्या है, पुराने वाले हैं। तो ए बी सी डी ई में सबसे ज़्यादा जो कम सिमिलरिटी शो करेगा उसको कौन करेगा, दैट इज द ई शो करेगा। ई वाले का एंसेस्टर्स बहुत पुराना है तो उसकी सिमिलरिटीज बहुत क्या होगी, कम होगी।
सी और डी की अगर हम लोग बात करें तो सी और डी में सिमिलरिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी एंड सी में। और ए और बी की बात करें तो ए बी में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बी सी डी में, राइट, बी सी में। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री को देख करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लाइक कि उनके लिए कॉमन एंसेस्टर्स कौन से होंगे, किसके साथ में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होगी। जैसे होमोलॉगी की बात आती है, पूछा जाता है आपसे कि सपोज अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि कॉमन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, इन सब में से सभी में से मोस्ट होमोलॉगी पैटर्न किसमें दिखाई देगा आपको, तो आप क्या बताएंगे? मोस्ट होमोलॉगी का मतलब हुआ जो मोस्ट कॉमन होंगे या मोस्ट सिमिलर होंगे। तो दोनों स्पेसी देखिए, ए और बी ये जो है आपके ज़्यादा होमोलॉगी दिखाएंगे, सी और डी जो होंगे वो ज़्यादा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए कॉमन सिस्टर्स ये है, इनके लिए कॉमन सिस्टर्स ये है। तो ये दोनों स्पेसीज ऐसे होंगे जो कि जिनमें सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगी, सिमिलरिटीज दिखाई देती है। तो इस तरीके से फाइलोजेनेटिक ट्रीज को लेकर के आपके सवाल एग्जाम में CSIR में आते हैं, आपसे पूछा जाता है इनके नाम को लेकर के, या फिर इनके मीन को लेकर के, या फिर इनके रिलेशनशिप को निकालने के लिए कि कैसे आप बता पाएंगे कि हाँ कौन सा स्पीसीज ज़्यादा आपका रिलेटेड है। और इस तरीके से होपफुली कि आपने समझ लिया होगा कि फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या होता है, क्या इससे इंफॉर्मेशन हमको निकल करके आती है, और कैसे आप किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री को देख करके बता पाएंगे कि कौन से दो स्पीसीज हैं जिनमें कि बेसिकली ज़्यादा रिलेशन और जिनमें कम रिलेशन है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक काम आपको सिर्फ और कर देना होगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिससे आपकी तैयारी चल रही है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आप उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग भी तैयारी और कर रहे हैं और उनका भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी फोकस करते रहिए, और अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो आप उस क्वेरी को कमेंट बॉक्स में पूछ करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं।